बिहार के बाद यूपी में अब अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि अगर 2022 में उनकी सरकार बनी तो वो जाति जनगणना कराएंगे। जाति जनगणना की मांग बिहार से उठनी शुरू हुई थी, जिसके लिए नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से मुलाकात भी की थी। लेकिन मोदी सरकार ने संसद में साफ कह दिया था कि जाति जनगणना से समाज में बिखराव होगा और इसीलिए इस तरह की जनगणना नहीं कराई जाएगी। लेकिन केंद्र के इस जवाब के बाद भी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इस मांग को बार बार उठाया जाता रहा। मायावती भी मांग कर चुकी हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है और मोदी सरकार के इनकार के बाद बीजेपी भी इस मुद्दे पर बिल्कुल शांत है, एकदम चुप है। लेकिन यूपी में चुनाव जीतने हैं तो जाति कार्ड खेलना होगा, क्योंकि ओबीसी और दलित मिलाकर करीब 73% आबादी वहां पर है, जिसे हर पार्टी अपने साथ जोड़ना चाह रही है। तो कौन इस जाति वाली राजनीति में आगे है और कौन पीछे है, और इस मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। और जमीन पर क्या सोचता है वोटर, जानेंगे हमारे संवाददाता राजीव रंजन से। चर्चा शुरू करें उससे पहले ये बयान सुन लीजिए। राजभर जी की पार्टी है, ये चाहती कि जाति जनगणना हो। ये डॉक्टर संजय चौहान जी की पार्टी है, ये भी चाहती कि जाति जनगणना हो। हम समाजवादी लोग भी चाहते हैं जाति जनगणना हो, क्योंकि हम पे आप पे आरोप लगता है कि हम किसी का हक ले रहे हैं, हम किसी का हक छीन रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग आपको भरोसा दिला करके जा रहे हैं, अगर हमें जाति जनगणना करनी पड़ी और 3 महीने के अंदर अगर जाति जनगणना करनी पड़ी तो समाजवादी सरकार बनने के बाद 3 महीने के अंदर जाति जनगणना कर करके उनको दिखा देंगे कि कौन जाति कितनी है और भविष्य में किस तरीके से आबादी के हिसाब से हक और सम्मान दिया जाए। तो नीतीश कुमार के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले अखिलेश यादव अब जाति जनगणना पर जोर दे रहे हैं। पूरा जो राजनीतिक गणित है जाति जनगणना को लेकर आज वो समझने की कोशिश करेंगे और सीधे मेहमानों से सवाल होंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर हिलाल अहमद नकवी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही डॉक्टर आशुतोष वर्मा भी हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे 2 सहयोगी प्रयागराज से राजीव रंजन और ऋषिकेश कुमार इस वक्त एटा से मेरे साथ मौजूद है। लेकिन राजीव, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। ये जाति जनगणना का जो राजनीतिक गणित है, मैं वो समझना आज आपसे चाह रही हूं। नीतीश कुमार के बाद अब अखिलेश यादव चुनाव से एन पहले इस पर जोर दे रहे हैं। राजीव, देखिए विपनेश, जो लोग भी ब्रेकिंग विद एजेंडा आपका कार्यक्रम पिछले 2-3 महीनों से देख रहे होंगे, उसमें लगातार मैं भी रहता हूं और इस कार्यक्रम में कई बार हमने ये बात कही है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जाते जाते, और मुझे याद है मैंने डेट भी आपके कार्यक्रम में कही थी कि 15 दिसंबर के बाद अखिलेश यादव पिछड़ों का राग अलापने लगेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश का ये चुनाव अगड़ा पिछड़ा बनाने की पूरी कोशिश अखिलेश यादव आने वाले दिनों में और करेंगे और धार देंगे। उनका यही कार्ड होगा, अगड़ा और पिछड़ा का। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ ले जाएगी और जितनी पुरजोर तरीके से ले जाएगी, यानी ये चुनाव राष्ट्रवाद के, मैं बार बार बोलता था कि राष्ट्रवाद के लिफाफे में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और सामाजिक न्याय के नाम पर अगड़ों पिछड़ों की राजनीति की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि बहुत सारे दर्शक जो अभी जुड़े हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये जातिगत जनगणना और ये जातीय जनगणना का मसला है क्या। मैं थोड़ा वक्त लूंगा और इसके बारे में सबको चीज़ों को बताने की कोशिश करूंगा। दरअसल भारत में 1931 में 31 में आज़ादी के पहले जातिगत जनगणना पहली बार हुई थी, तब आंकड़े पब्लिश हुए थे। अंग्रेजों का ये मानना था जितनी जातियां हैं एक तो उनके बारे में पता चल जाए और भारत की समूची जनसंख्या में कितना प्रतिशत कौन सी जातियां हैं, जातियों के हिसाब से। चूंकि उनके दिमाग में जब भारत के विभाजन और स्वतंत्रता की बात आ गई थी तो वो यहाँ पर हर तरीके का डिवाइड करना चाहते थे, ऐसा उस समय कहा गया। तो इसलिए उन्होंने जातिगत जनगणना कराई और पब्लिश किया। 1941 में जो जनगणना हुई उसके आंकड़े पब्लिश नहीं हुए। उस समय कहा गया कि तकनीकी कुछ दिक्कतें हो गई हैं और उसके बाद भारत आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद जातिगत जनगणना कभी भी नहीं हुई और जो सरकार आई उसने जातिगत गणना, कांग्रेस बहुत समय तक रही, ये जनगणना जैसी कोई बात
रही नहीं। हाँ, SC और ST की जनगणना होती रही, उनको अलग से गिना जाता रहा और उनको संविधान में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया और उसी हिसाब से सरकारी नौकरियों में किया गया, लेकिन पिछड़ों की गिनती नहीं की गई। काका कालेलकर समिति बनी थी, लेकिन उसकी सिफारिशें वो एक तरह से बंद डब्बे में ही रही, उसकी सिफारिशों का पता भी नहीं चला। जब मोरारजी सरकार आई तब BP मंडल की अध्यक्षता में जो मंडल आयोग बनाया गया, उसने अपनी सिफारिशें 80 में दे दी थी। उसकी फाइलों पर धूल झाड़ी प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 89 में, और पिछड़ों की जनसंख्या उस समय देश में 52% मानी गई और मंडल आयोग ने 27% आरक्षण की जो सिफारिश की थी, VP सिंह ने उसको मान लिया। पूरा देश जानता उसके बाद क्या हुआ था, एक वर्ग पिछले 30 वर्षों में उसके बाद कितना आगे आया ये भी जानता है, और उस वक्त कितना विरोध हुआ था ये भी जानता है। फिर इसके बाद अगर आप देखें, मंडल पार्ट 2 2006 में शुरू हुआ था, जब मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह थे। उन्होंने सरकारी नौकरियों की तर्ज पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया और उसका बहुत विरोध हुआ था, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। आप देखिए, एम्स से लेके इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर जितने शिक्षण संस्थान हैं उसमें भी एडमिशन में भी रिजर्वेशन का प्रावधान हो गया। दरअसल क्या बात है कि 2011 में मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, और मैं थोड़ा बीजेपी के प्रवक्ता जो है उनको उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि गोपीनाथ मुंडे जो OBC का बहुत बड़ा चेहरा माने जाते थे, लोकसभा में बाकायदा UPA सरकार के दौरान उन्होंने जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग की थी, और जो तथ्य मैंने रखे हैं वही बातें उन्होंने उस समय मैं लोकसभा कवर करता था, तो उस समय लोकसभा के भीतर उन्होंने ये बात की कि 80 साल हो गए इस देश में पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही है। जब तक ये पता नहीं चलेगा कि जनसंख्या में उनका प्रतिशत कितना है, तब तक उनको उनका न्याय कैसे दिया जा सकता है जब आप उनको बैकवर्ड मानते हो। बहरहाल 2011 में UPA सरकार ने एक जनगणना कराई जिसका नाम दिया गया सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011, लेकिन उसके आंकड़े पब्लिश नहीं किए गए। क्यों? इसकी जो भी वजह रही हो, उस आंकड़े को पब्लिश कराने के लिए लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह, इन लोगों ने प्रेशर बहुत डाला था तत्कालीन सरकार पर, लेकिन उसके आंकड़े पब्लिश नहीं हुए। जातिगत जनगणना तो हुई है। मोदी सरकार ने भी लोकसभा में ये कह दिया कि ऐसा कुछ कराने का उनका इरादा नहीं है, लेकिन जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स करने वाले नेता हैं, खास करके नीतीश कुमार और मुलायम सिंह जो उत्तर प्रदेश और बिहार में आते हैं, ये चाल चलने लगे। आपने देखा होगा कि इसको लेकर के नीतीश और तेजस्वी एक साथ प्रधानमंत्री के पास मिलने के लिए गए थे, और अखिलेश यादव को चूंकि पूरी निगाहें उनकी इस चुनाव को बैकवर्ड और फॉरवर्ड करने में है, माने जातीय आधार पर पिछड़ों के नेता के तौर पर, चूंकि मैं बार बार ये कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जो CM कैंडिडेट है, पिछले 30 वर्षों में मंडल आयोग के आने के बाद पिछले 30 वर्षों में पहली बार उत्तर प्रदेश या बिहार में किसी राजनीतिक दल ने एक अगड़े वर्ग के चेहरे को आगे किया है CM कैंडिडेट के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी एक प्रयोग कर रही है। तो मैं ये भी कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ महंत है, मठ के, उनको जाति परिधि में नहीं बांटना चाहिए, लेकिन जब आप चुनाव लड़ेंगे तब ये सब चीजें आपके सामने रखी जाएंगी, कहा ही जाएगा, विरोधी कहेंगे, ये कहने भी लगे हैं। तो अखिलेश यादव वही बात कह रहे हैं कि उनकी सरकार आई तो पिछड़ों की वो जनगणना 3 महीने में राज्य सरकार की, इसका ऐलान नीतीश कुमार ने कर दिया। तो और अभी इसके आगे और वो जाएंगे, क्योंकि यही एक कार्ड है उनको बीजेपी को घेरने का, और भारतीय जनता पार्टी इस मामले का तोड़ क्या निकालती है, मंदिर मस्जिद में निकालती है या आगे क्या निकालती है, देखने वाली बात होगी। विपनेश। राजीव, आपने काफी डिटेल में और हिस्ट्री भी काफी बताई है कि इसमें अब तक क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।